नमस्कार, देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं श्याम सुंदर। सरकार का कहना है कि वो साइबर सिक्योरिटी पर अगले 4 साल में $200 मिलियन खर्च करने के लिए तैयार है। सरकार का कहना है कि भारत की आबादी के लिहाज से साइबर सिक्योरिटी एक बड़ी चुनौती है। साइबर सिक्योरिटी पर चर्चा और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए दिल्ली में एक बड़ा सम्मेलन हो रहा है। इस सम्मेलन में तकनीक, वैश्विक अर्थव्यवस्था और साइबर तकनीक, साइबर अपराध, साइबर कानून और नीति पर चर्चा हो रही है। साइबर सुरक्षा से जुड़े मसलों पर बातचीत के लिए आज हमारे स्टूडियो में भी कई खास मेहमान मौजूद हैं। रवि शारदा प्रसाद टेलीकॉम कंसल्टेंट हैं, स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। आद्या शुक्ला हार्वर्ड में रिसर्च फेलो हैं और अनुराग बत्रा साहब एक्सचेंज फॉर मीडिया के CEO हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। अनुराग, आपसे बातचीत की शुरुआत करते हैं। साइबर सिक्योरिटी का जो मुद्दा है, कपिल सिब्बल साहब ने कल कहा कि बहुत बड़ा इशू है, $200 मिलियन अगले 4 साल में सरकार खर्च करने के लिए तैयार है। आम आदमी के लिए अगर समझने के लिए कहें, सबको समझ में आता है इंटरनेट, कई तरह के ईमेल्स आते हैं, साइट्स हैक कर ली जाती हैं, लेकिन अभी इस सम्मेलन में सुना है कि साइबर वॉर की बात हो रही है, साइबर टेररिज्म की बात हो रही है। इतनी बड़ी चुनौती है? बिल्कुल। आप देखिए, हमारा जो आज का दिनचर्या है उसमें जो भी चीज़ हम करते हैं, उसमें जो भी चीज़ों पे हम डिपेंड करते हैं वो एक सेंट्रलाइज जगह से कंट्रोल्ड है। आपको मैं 2 एग्जांपल देना चाहूँगा जो एक आम आदमी की ज़िंदगी में। एक तो आप बिजली, जो पावर ग्रिड है, यू कैन स्विच ऑफ द पावर ग्रिड और क्रिएट हैवॉक विद बाय गेटिंग इनटू द IT सिस्टम बाय साइबर हैक करके। आप अगर बिजली चली जाए तो आप सोच सकते हैं क्या होगा। दूसरा, मेट्रो, जो मेट्रो चलती है, अगर आप दिल्ली में अगर मेट्रो नहीं होती तो शायद दिल्ली की सड़कें और भी ज़्यादा बिजी होती और हमें और ज़्यादा समय लगता इधर उधर आने में। अगर मेट्रो पे कोई उसके कंप्यूटर में जा कर के उसको पैरालाइज कर दे या उसकी डायरेक्शन चेंज कर दे या कोलिजन्स कर दे तो आप सोचे क्या हो सकता है। तो ये लगता नहीं है कि इतनी बड़ी इम्प्लीकेशन है साइबर वॉरफेयर। लगता है कुछ एलियन टर्म है, शायद अमेरिका में होता है, शायद यूरोप में होता है। आज चाहे हम पावर एनर्जी की बात करें, ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, हर चीज़ कंप्यूटर सिस्टम्स के थ्रू कंट्रोल्ड है। और मैं आप कल रात को लकीली एक अमेरिकन प्रोफेशनल से बात कर रहा था एंड वो बता रहा था कि मुझे कि उनके एक दोस्त अमेरिकन पेंटागन सिक्योरिटी में है और वो उनको बताया कि रोज उनके सिस्टम में कम से कम 65 से ज़्यादा अटैक होते हैं टू गेट इनटू द पेंटागन सिस्टम, which is like the national command center. So cyber security is real, or I'm glad that the Indian government is taking notice, and I'm glad that the minister is serious about it because it can impact the lives. And I'm not talking about terrorism and the lose of life, but just throwing you out of gear. I mean, so I think $200 million is very little. I think if you really look at the budgets of large कंट्रीज लाइक अमेरिका, चाइना। अनुराग, हम हिंदी में बात करें, कार्यक्रम हिंदी का। तो मेरा है कि अगर आप चीन की या अमेरिका की बजट देखें, वो कम से कम 100 गुना है हमसे। तो हमें 200 मिलियन पर्याप्त नहीं है मेरी। तो ये एक अच्छी पहल है और हमें सरकार की सराहना करनी चाहिए। बट 200 मिलियन भारत जैसे देश के लिए और जैसे ग्रो हो रहा है और जैसे हमारी यूटिलिटीज का इस्तेमाल हो रहा है तो 200 मिलियन कम है। और लास्ट पॉइंट मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी थोड़ा टाइम पहले एक अफवाह हुई थी कि नॉर्थ ईस्ट वालों पे हमला होने वाला है और बैंगलोर से जितने भी नॉर्थ ईस्ट उनका पलायन हुआ वो ट्रेन में। अब उसमें सोशल मीडिया का बहुत यूज हुआ और लोगों ने कहा कि सरकार बैन कर रही है। मैं भी कुछ चैनल्स पे था और मैंने बोला अगर सरकार बैन करेगी तो डिजिटल इमरजेंसी होगी। लेकिन अगर सरकार उसमें प्रोएक्टिव होती, सोशल मीडिया का यूज हो सकता है टू बी एबल टू रीच आउट टू पीपल, उनसे बातचीत, उनको इन्फॉर्मेशन। मेरे को बहुत अच्छा ये लग रहा है कि सरकार साइबर सिक्योरिटी पे प्रोएक्टिव थिंकिंग कर रही है रादर देन रिएक्टिव। बिकॉज हमारे देश में
सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यह है कि हम हर चीज में रिएक्टिव हैं। जी, डिजास्टर अनुराग, मैनेजमेंट मैं में आऊंगा आपके reactive है। पास। आद्या, अगर ये तो बात हुई भारत की कि भारत ने फाइनली इसको बहुत सीरियसली लिया है। हालांकि अनुराग कहते हैं कि 200 मिलियन अभी बहुत कम है, बहुत ज़्यादा फंड की शायद ज़रूरत है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर देखें तो इस इशू को कितने सीरियसली देखा जा रहा है, कितनी बड़ा थ्रेट है साइबर सिक्योरिटी के लिहाज से अगर देखें, जो साइबर क्राइम की हम बात करते हैं, साइबर वॉरफेयर की जो अनुराग बात कर रहे हैं। धन्यवाद। ये बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन है आपका, क्योंकि अगर हमें इस क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग करना है तो हमें उसी हिसाब से खर्चा करना पड़ेगा जिससे हमारा जो एक इंटेंशन है वो सिंसियर लगे, ऊँट के मुंह में जीरा न लगे। अब जैसे मेरा एक्सपीरियंस रहा है यूएस और यूके के साथ काम करने का साइबर सिक्योरिटी क्षेत्र में जी। तो अभी जैसे करेंटली मैं हार्वर्ड में काम कर रही हूँ और यूएस गवर्नमेंट के साथ भी काम करने का मेरा कुछ अनुभव है इनडायरेक्टली एज अ रिसर्चर। तो उनका जो फंडिंग बेस है इस समय टू वर्क ऑन दिस काइंड ऑफ इश्यूज, दे आर टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ multi-million dollars, जी, $600 million in 1 to 2 years allocation। जी, उसके आप अगर उसका फिर कंपैरिजन करें जो हमारा 200 मिलियन 4 साल में, जी, वो काफ़ी कम है। और उससे होता क्या, उससे सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय पार्टनर हैं उन्हें लगता है कि हम खाली एक खाना पूरी कर रहे हैं, लेकिन भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे हमारे सामने बहुत समस्याएं हैं और हमारे पास रिसोर्स क्रंच है। तो उसके होते हुए ये जो पहल है उसका मैं स्वागत करती हूँ। जी, लेकिन आप भी ये मानते हैं कि और ज्यादा गंभीरता से होना लेनी चाहिए, और ज्यादा इस पर संसाधन खर्च करने चाहिए। इस पे रवि, संसाधन आपके खर्च पास करना आना चाहूंगा। जो आद्या जो बात कह रही हैं कि यूएस और यूके से जो तुलना कर रही हैं, लेकिन वहाँ की जो इकोनॉमी है जितनी डेवलप्ड है, उसको वो जितना वो डिपेंडेंट है एक तरह से कहिए इंटरनेट पे, या उसका जो ग्लोबलाइजेशन हुआ है उनका पहले हुआ है, हमारी इकोनॉमी का भी ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, लेकिन शायद उतना डिपेंडेंस हमारा अभी टेक्नोलॉजी पे नहीं है जितना उनका है, और शायद उतनी बड़ी थ्रेट हम लोगों के लिए नहीं है अभी। नहीं, हमारे थ्रेट काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि सन 1998 के बाद से ही पाकिस्तान के जितने भी क्रैकर ग्रुप है, एक जी4 पाकिस्तान ग्रुप था, ये सारे आईएसआई से जुड़े हुए हैं क्रैकर ग्रुप, जो भारत के जो संचार नेटवर्क है, कंप्यूटर नेटवर्क है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी नेटवर्क है, इन सब पर हमला कर रहे हैं। जैसे भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर था, हमारे पोखरण ब्लास्ट के बाद जी, एकदम पाकिस्तान के बहुत सारे हैकर्स भाभा एटॉमिक सेंटर रिसर्च, इंदिरा गांधी न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर, सब पर हमला किए हैं। और चीन के जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी है ना, वो भी करीब सन 1998-99 से हमारी भारतीय सेना के जितने भी संचार नेटवर्क्स हैं, जितने भी कंप्यूटर नेटवर्क है, जितने भी सूचना नेटवर्क्स हैं, उन पर बहुत सारे हमले कर रहे हैं। और बहुत सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जो वो उसको स्टील कर रहे हैं, चुरा रहे हैं, एस्पियोनाज कर रहे हैं। बहुत सारा एस्पियोनाज का थ्रेट है जी, इंडिया पे, और बहुत सारे अटैक्स हो चुके हैं। कई सारे सरकारी वेबसाइट्स अटैक हो चुके हैं, बहुत सारा सेंसिटिव इंफॉर्मेशन चुरा लिए हैं भारत से। अनुराग, अभी हाल ही में होम मिनिस्टर पी चिदम्बरम, जब होम मिनिस्टर थे पी चिदम्बरम, तो उन्होंने कहा था कि बाकायदा एक इंडस्ट्री के तौर पर साइबर क्राइम का एक पूरा इंडस्ट्री तैयार हुआ है जिसकी एक बड़ी अर्थव्यवस्था है। जाहिर है उससे अगर टक्कर लेनी है तो उसी लेवल की तैयारी की ज़रूरत पड़ेगी। टेक्नोलॉजी के लिहाज से अगर कहें कितना संभव है जो सामना करना है, और उस पर कितना खर्च आएगा, किस तरह की तैयारी की ज़रूरत है? देखिए, सबसे बड़ी बात है, आज हम जो भी कर रहे हैं, चाहे हम पेमेंट्स कर रहे हैं, जैसे जैसे समय बीतता जाएगा हम मोबाइल पेमेंट्स करेंगे। जो मेरी पर्सनल क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन है, मेरे बैंक अकाउंट्स की इन्फॉर्मेशन, और मैं अपना पर्याय एक आम आदमी की तरह, वो सब एक सर्वर पे है। क्लाउड का ज़माना है जहाँ पे हम स्टोरेज अपने यहाँ नहीं, कहीं वो एक सेंट्रलाइज। तो मोबाइल की जैसे जैसे मोबाइल का यूसेज बढ़ता जाएगा, हमारा डेटा वल्नरेबल होता जाएगा। बिकॉज हम मोबाइल पेमेंट्स की बात कर रहे हैं, मोबाइल वॉलेट की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि हमें बिजली के बिल देने जाना ना पड़े, हमारे मोबाइल से ही सब। और वो दिन मेरे को नहीं लगता 2 या 3 साल से ज़्यादा दूर है जब पूरा भारत हो यूआईडी ऑलरेडी बहुत सारे लोगों को आइडेंटिफाई करके डिजिटल नेट में ला पाया। तो मेरे हिसाब से मैं आपको 2 बातें कहना चाहता हूँ, और मैं किसी प्राइवेट कंपनी या किसी देश पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, बट अमेरिका ने 4 वीक पहले एक
नोटिफिकेशन अमेरिकन होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट ने निकाला कि एक चाइनीज टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से अगर बिजनेस ना किया जाए बेहतर है, क्योंकि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर हर जगह लग रहा है और मे बी वो थोड़ी एहतियात बरत रहे हैं, सावधानी, हो सकता है कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो अमेरिका कितना सीरियसली लेता है जी। ठीक है। दूसरी बात, मैं आपको एक बहुत और मजे की बात बताना चाहता हूँ। मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ जो लोग देख रहे हैं। अभी AICT और जो मिनिस्ट्री ऑफ HRD है, जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है, वो कंपलसरी कर देगी थोड़े टाइम में, या कर रही है, कि हर स्टूडेंट की जो मार्कशीट होगी वो ऑनलाइन होगी जी। रिकॉर्ड्स ऑनलाइन होंगे। आप सोचिए, अगर एजुकेशन कितना बड़ा सेक्टर है, अगर कोई किसी के एजुकेशनल रिकॉर्ड से खेल ले, तो इसके मैं आपको बहुत एग्जांपल दे सकता हूं। तो मोबाइल के एरा में जहां और क्लाउड के एरा में जहां अनुराग, ये बात समझ में आई कि ये साइबर सिक्योरिटी एक बड़ा मुद्दा है। आदि आपके पास आना चाहूंगा। सवाल ये है कि जवाब क्या है? क्या तकनीक में जवाब है, या कानून बनाने में जवाब है, कानून को लागू करने में जवाब है? किस तरह से इसका सामना किया जाए? जो आप कॉन्फ्रेंस में हिस्सा ले रहे हैं, किस तरह की चर्चा है, फोकस क्या है? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे इस बारे में विचार हो रहा है और वो 4 धरातलों पे हो रहा है जी। हमें ये जो मुद्दे हैं वो सिविल सोसाइटी के लेवल पे एड्रेस करना जरूरी है। जब हम सिविल सोसाइटी की बात करते हैं तो हमें जरूरी है कि हम साइबर सिक्योरिटी की बात करें, प्राइवेसी के, हमारा जो डेटा है, जो अनुराग ने एक बहुत रेलेवेंट पॉइंट उठाया, प्राइवेसी के, सिटीजन्स प्राइवेसी, आपकी आइडेंटिटी थेफ्ट ना हो, तो वो सिविल सोसाइटी के लेवल पे एक इशू हो जाता है, हमें उस पर काम करना है। फिर जब यही मुद्दा साइबर सिक्योरिटी जब नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड हो जाता है, तो हमें हमारे जो कंट्रोल सिस्टम्स हैं, मिलिट्री में जो कंट्रोल सिस्टम्स हैं, हमारी जो प्रोक्योरमेंट सिस्टम है, मिलिट्री को जो सप्लाई होती है हार्डवेयर की, वहाँ पे जरूरी है कि हम उसको देखें कि वी आर एक्चुअली टेकिंग केयर ऑफ साइबर सिक्योरिटी इश्यूज। लीगल हमारा जो, अगर आपने मान लीजिए साइबर क्राइम की बात होती है, अगर आपने आइडेंटिफाई कर भी लिया कि क्राइम हुआ है, तो आप उसको किस तरीके से दंड देंगे, और अगर दंड नहीं देंगे तो वो कभी रुकेगा नहीं, क्योंकि डेटरेंस का और जो लेवल बढ़ता है क्राइम का, उसका बहुत सीधा सीधा रिलेशन होता है। तो जैसे मेरा कहने का मतलब है कि हमें इसको सामाजिक, राजनीतिक, तकनीकी और कानूनी चारों तौर पे सोचना पड़ेगा। जी। आदिया, इस चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। एक बार फिर आपका स्वागत है देश देशांतर में। आज हम चर्चा कर रहे हैं साइबर सिक्योरिटी की जो चुनौती है उससे किस तरह से निपटा जाए। रवि, अभी हम बात कर रहे थे आद्या से, तो उन्होंने बताया कि किस किस लेवल पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साइबर सिक्योरिटी के मुद्दे से निपटने की कोशिश की जा रही है। भारत की अगर बात करें, हमने, अनुराग ने कहा और आद्या ने भी कहा कि बड़ी चुनौती है, और ये आने वाले वक्त में बहुत बड़ी चुनौती होने वाली है। खुद कपिल सिब्बल ये मानते हैं कि 120 करोड़ की आबादी का हम देश हैं, और जिस तरह से सूचना तकनीक का प्रचार प्रसार हो रहा है, हमारे लिए एक बड़ी चुनौती होगी। लेकिन तैयारी के लेवल पर अगर हम कहें, ये बात सही है, ये हो सकता है कि अभी रिसोर्स क्रंच का ज़माना है, उतनी बड़ी थ्रेट शायद नहीं है जितनी हो सकती है आने वाले वक्त में, उतना पैसा खर्च करने के लिए सरकार तैयार नहीं है। लेकिन वो एक रियलाइजेशन की जो बात है, अगर उसको ठोस तरीके से देखें तो वो कितना है भारत में? अभी काफ़ी इनिशिएटिव्स हो रहे हैं। जैसे अभी अगले महीने नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी तैयार हो जाएगी, ऑलमोस्ट फाइनलाइज्ड है नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी। फिर एक और है कि भारतीय जो राष्ट्रीय नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट, उसने एक जॉइंट वर्किंग ग्रुप बनाई है जिसका अभी रिपोर्ट निकल चुका है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के लिए, और ये बहुत सारे एक्शन आइटम ले रही है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जॉइंट वर्किंग ग्रुप ले रही है। पहले एक तो है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रिटिकल नेशनल कंप्यूटर रिसोर्सेज, टेलीकम्युनिकेशन रिसोर्सेज जो बिल्कुल राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बिल्कुल ज़रूरी है, वो आइडेंटिफाई कर लेंगे और नोटिफाई कर लेंगे। ये जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है 2000 की सेक्शन 70 के अनुसार आइडेंटिफाई कर लेंगे, एंड
anyone who breaks into this will can be punished up to life imprisonment, ये साइबर आतंकवादी के लिए। फिर एक और है कि सेटिंग अप सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस, क्योंकि उन्होंने बोला था कि करीब 5 लाख लोगों की ज़रूरत है जो साइबर सुरक्षा में ट्रेंड हैं। तो 5 लाख लोग ट्रेन हो जाएंगे इसमें कि इन द नेक्स्ट अगले 5 साल में। भारत सरकार और प्राइवेट सेक्टर दोनों इस थ्रेट को समझते हैं और इसको गंभीरता से भारत में लिया जा रहा है। इस बीच में साइबर लॉ पर जाने माने नाम पवन दुग्गल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पवन दुग्गल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। अभी हम बात कर रहे थे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के साथ साथ भारत में भी साइबर सिक्योरिटी कितना बड़ा चैलेंज है। अगर कानूनों की बात करें, कुछ साल पहले तक इतना बड़ा मामला नहीं था साइबर क्राइम्स, अब बहुत बड़ा मामला है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस पर बड़ी बड़ी चर्चाएं हो रही हैं, कानून बन रहे हैं। भारत के लिहाज से अगर बात करें, कानूनी तौर पर कितना तैयार है भारत साइबर सिक्योरिटी के मुद्दे से निपटने के लिए? देखिए, भारत तैयार होने की प्रक्रिया में है। हमारे यहाँ भारतीय इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 बना, 26/11 का मुंबई आक्रमण हुआ और फिर लोगों की निंदा खुली। फिर जो संशोधन हुआ उसमें केंद्रीय सरकार ने साइबर सिक्योरिटी की एक नई परिभाषा दी। साथ ही साथ ये कहा कि साइबर सिक्योरिटी का दायित्व बनता है उन तमाम सारे स्टेक होल्डर्स के ऊपर। साथ ये कहा कि अगर आप ब्रीच ऑफ प्रोटेक्टेड सिस्टम या क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर करेंगे तो आपको आजीवन कारावास की सजा भी हो सकती है। लेकिन मुझे लगता है कुछ थोड़ी बहुत चीजें करके चीजें छोड़ दें। हाँ, आपने कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम को भारत की नोडल एजेंसी करार किया, लेकिन उसके आगे नहीं गए। अगर आज भारत की साइबर सिक्योरिटी की ब्रीच होती है तो उस मर्यादा को हम किस तरीके से प्रोटेक्ट रखेंगे वो हमें कुछ नहीं मालूम। और जब हम बैंगलोर का उदाहरण लें, अगस्त 2012 में बैंगलोर में जिस तरीके से मैसिव पलायन हुआ, और ये कुछ नहीं बल्कि साइबर टेररिज्म और मोबाइल टेररिज्म का एक बेहतरीन नमूना था। लेकिन इसके होने के बावजूद भी भारतवर्ष ने कोई साइबर टेररिज्म का कोई केस मुकदमा दर्ज नहीं किया। मुझे तो लगता है कि ये एक टेस्ट मॉड्यूल था, लोगों ने टेस्ट किया, क्या वो मॉडल चलता है? हाँ, कामयाब है, चलिए हम देखेंगे आगे हम क्या कर सकते हैं। मुझे लगता है भारत को बहुत सारी चीजें करने की आवश्यकता है। वर्तमान भारतीय इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट सन 2000 पूरी तरीके से सक्षम नहीं है इस तरह की चुनौतियों का सामना करने के लिए। तुरंत आवश्यकता है नए संशोधन कर इस कानून को सशक्त करें और इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन करें। आज जब हम बात कर रहे हैं, भारत के पास आज की शाम तक कोई राष्ट्रीय साइबर सिक्योरिटी नीति उपलब्ध नहीं है। अगर एस्टोनिया जैसा आक्रमण भारत में होता है तो भारत में कौन सी एजेंसी क्या करेगी, किस वक्त क्या करेगी, इस बात का आभास किसी को नहीं है। कोई प्रिपेयर्डनेस लेवल नहीं है और साथ ही साथ जितनी कैपेसिटी बिल्डिंग होनी चाहिए उस बात पर ध्यान बिल्कुल नहीं दिया जा रहा है। तो कानून के क्षेत्र का जहां तक सवाल है, काफी कुछ किए जाने की जरूरत है, जो नई और आने वाले वक्त में ये चुनौती और बड़ी होने वाली है। अनुराग, एक चीज लेकिन जो साइबर सिक्योरिटी के नाम पर जैसा अभी बंगलोर का जो जैसे जिक्र आया, सोशल मीडिया का जिक्र आया, और उस वक्त में इस तरह की बातें चली कि इस पर पाबंदी लगाई जाए, इसको बंद किया जाए, उस पर कुछ तरह का किसी तरह से उसको रेगुलेट किया जाए। कहीं ना कहीं कई बार विकीलीक्स का मामला सामने आता है, उसको भी आप साइबर क्राइम के कुछ देश हैं जो साइबर क्राइम के तौर पर ट्रीट कर रहे हैं, साइबर वॉर के तौर पर ट्रीट कर रहे हैं। तो ये जो एक द्वंद है कि साइबर सिक्योरिटी अपनी जगह पे है, लेकिन जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, आज भारत में भी राइट टू इंफॉर्मेशन का कानून है, इंफॉर्मेशन का जमाना है, आप चीजें छुपा के नहीं रख सकते हैं। और इसका कहीं ना कहीं जो श्रेय जाता है वो इंटरनेट को जाता है, इस सूचना तकनीक को जाता है, इसी टेक्नोलॉजी को जाता है। इस द्वंद को आप कैसे देखते हैं? देखिए, एक तो यहाँ पे कुछ एक्सपर्ट्स बैठे हैं इस पैनल पे। अगर उन एक्सपर्ट्स को, गवर्नेंस के एक्सपर्ट्स को, सिविल सोसाइटी के कस्टोडियंस को इकट्ठा लाया जाए तो ये आपस में वो तय कर पाएंगे कि क्या इस लाइन को क्रॉस नहीं, क्या लक्ष्मण रेखा है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को और एक क्राइम में। दूसरी बात है, जब से विकीलीक्स हुआ है तब से एक न्यू नॉर्मल हो गया है कम्युनिकेशन में। तो क्या एक क्राइम है और क्या एक पब्लिक इंटरेस्ट में है, वो एक डिबेट, बहुत बड़ी डिबेट है और वो डिबेट हो रही है। तो मेरे को लगता है अभी समुद्र मंथन हो रहा है और अमृत निकलेगा इससे। मैं दो बातें और कहना चाहूँगा कि दो लेवल्स पे इसको देखना चाहिए। अभी हम चर्चा कर रहे हैं, हम सरकार और देश के लेवल पे देख रहे हैं और हमें उसी तरह देखना चाहिए, बट एक इंडिविजुअल लेवल पे भी आइडेंटिटी थेफ्ट बहुत बड़ा इशू होने वाला है हिंदुस्तान में। मेरे को लगता है यहाँ पे अभी भी फिजिकल लेवल पे बहुत आइडेंटिटी थेफ्ट होती है, चाहे बेनामी प्रॉपर्टीज, वो भी एक आइडेंटिटी थेफ्ट है जब लोग
तो इसको एक इंडिविजुअल लेवल पे भी देखना पड़ेगा। और दूसरी चीज मैं ये कह रहा था कि जो मीडिया है, मैं राज्यसभा टीवी का को सराहूंगा कि इतने इम्पोर्टेंट इश्यू को लिया जा रहा है। जो मीडिया है उसको भी इस पे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। मीडिया फोकस करता है डेटा पे, कॉर्पोरेट डेटा पे और इंफॉर्मेशन एस्पियोनाज पे, बट ऑन कि इंडिविजुअल लेवल और गवर्नमेंट लेवल पे या नेशन लेवल पे मीडिया इस पे ये कहीं 10वें पेज अखबार में चला जाता है, या टेलीविजन चैनल क्रिकेट और सिनेमा को ज्यादा जद्दोजहद देते हैं। आद्या, अगर जो सवाल मैंने बत्रा जी से पूछा, आपसे भी पूछना चाहूँगा कि भारत में आरटीआई का कानून आया, इसको बड़ा रेवोल्यूशनरी कानून माना गया और उसका फ़ायदा भी लोगों ने उठाया, सामने भी आ रहा है, ज़्यादा पारदर्शिता है, करप्शन के मुद्दे से निपटने में आसानी होती है, लोगों के सामने सच आता है। आप किस तरह से देखते हैं जब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का सवाल आता है और साइबर सिक्योरिटी का सवाल आता है? कई बार दोनों में ऐसा लगता है कि आपस में द्वंद्व है, आपस में कोई विरोधाभास है। द्वंद्व तो है और वो जाहिर है, खाली भारत में ही नहीं, भारत के बाहर ये सबसे ज़्यादा अहम मुद्दा बन गया है आजकल। स्पेशली मीडिया का पार्टिसिपेशन इसमें बहुत ज़्यादा है इस मुद्दे को ऊपर उठाने में। लेकिन मेरा कहना है कि अगर आप टेक्नोलॉजी का अडॉप्टेशन करते हैं अपने गवर्नेंस प्रोसेसेस को और अच्छा बनाने के लिए, और अगर उसी डिसीजन मेकिंग बॉडीज़ को आप जद्दोजहद में डाल देंगे क्योंकि कोई इन्फॉर्मेशन बाहर आई है, तो सरकार का पूरा वक्त खाली इसी जो नॉन इश्यूज हैं उनको डिस्कस करने में चला जाएगा। लेकिन मैं ये नहीं कह रही हूँ कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन या ट्रांसपेरेंसी को बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए। जो अनुराग ने कहा उसका मैं समर्थन करती हूँ कि इस पे एक डिबेट होना चाहिए, लेकिन शुरू में हम फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पे गवर्नेंस का गला नहीं घोट सकते। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पे गवर्नेंस का गला नहीं घोट सकते। रवि, आप कैसे देखते हैं एक तो इस इशू को, और दूसरा आमतौर पर जब साइबर सिक्योरिटी की बात होती है तो जब एक तरफ ये कहा जा रहा है कि साइबर क्राइम की एक पूरी इंडस्ट्री तैयार हो गई है और वो एक बड़ी अर्थव्यवस्था है और उससे निपटने के लिए साइबर सिक्योरिटी की ज़रूरत है, तो कहीं ना कहीं कई लोग ये भी कहते हैं कि ये पूरा जो कम्युनिकेशन इंडस्ट्री है ये एक लॉबी है और ये पूरा उसका क्रिएट किया हुआ है जिससे कि उस इंडस्ट्री को बूस्ट मिले। इस थ्योरी में कितना नहीं, ये सही नहीं है, क्योंकि भारत तो आतंकवाद से बहुत वल्नरेबल है। मैं 2-3 उदाहरण दे दूंगा। एक तो हमारे जितने भी डैम है, इरिगेशन डैम जैसे भाखरा नंगल है, वो सारे कंप्यूटर कंट्रोल्ड है आजकल, स्केडा, सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन सिस्टम है। अब अगर एक आतंकवाद डैम के गेट्स खोल देता है, कि कंट्रोल देता है कि डैम के गेट्स खोल दे और पानी बरस तो 1-2 घंटे में लाखों लोग मर जाएंगे, पूरे देश में बाढ़ आ जाएंगे। अगर जितने भी पंजाब या हिमाचल, जितने भी हिमालय में डैम्स हैं, ये एक उदाहरण है कि कोई आतंकवाद उन डैम्स के कंट्रोल्स को अगर अटैक कर ले और तो पानी छोड़ दे। कुल मिला के ये कोई लॉबी का सवाल नहीं है, किसी ये लॉबी का सवाल नहीं, हम बहुत आतंक के बहुत वल्नरेबल है। और जैसे हमारे विद्युत के ग्रिड है, बिजली के ग्रिड है, कोई उसको 1-2 मिनट में बंद कर सकता है, पूरे देश के बिजली की ग्रिड बंद कर सकता है, हमारे एविएशन सिस्टम बंद कर सकता है, एयरपोर्ट एयर ट्रैफिक कंट्रोल को बंद कर सकता है, प्लेन्स क्रैश हो जाएंगे। पवन दुग्गल जी, जो मैं फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात कर रहा था और साइबर सिक्योरिटी के इशू की बात कर रहा था, तो इन्होंने आद्या का कहना था कि गवर्नेंस का गला नहीं घोटा जाना चाहिए इस नाम पे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है। फ्रीडम ऑफ स्पीच जिम्मेदारी के साथ आती है, लेकिन आमतौर पर कोई भी सरकार हो, किसी भी देश की सरकार हो, आमतौर पर वो इस तरह की बातें करती है कि गवर्नेंस का सवाल है, जिम्मेदारी का सवाल है, उसकी एक लिमिट होनी चाहिए, क्योंकि वो किसी भी सरकार को सूट नहीं करता है। आप साइबर लॉ के जानकार हैं, आप किस तरह से देखते हैं इस द्वंद्व को? मुझे लगता है द्वंद्व है। पहले तो एक गलत धारणा लोगों के हृदय में है कि हमारे पास अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, ये एब्सोल्यूट है, हम जो कुछ कहना चाहें कह सकते हैं। मुझे लगता है ये बात वास्तविक तौर पर सही नहीं है। भारत के संविधान को उठा लें तो धारा 19 स्पष्ट तौर पर कहती है कि आपकी अभिव्यक्ति का जो मौलिक अधिकार है उस पर सरकार चाहे तो कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है। ठीक वही सिद्धांत मुझे लगता है कि साइबर स्पेस में भी पूरी तरीके से लागू हो जाता है, और शायद इसी बात को प्रतिबिंबित करते हुए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट सन 2000 के तहत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स बने सन 2011 में, वो स्पष्ट तौर पर कहते हैं
कि अगर आप किसी प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक जानकारी का प्रकाशन करते हैं, अपलोडिंग करते हैं, शेयरिंग करते हैं, जो कहीं ना कहीं भारत की प्रभुता, अखंडता, सुरक्षा को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है, तो ये सरकार का अधिकार बनता है कि उस तरह की जानकारी को हटाए। साथ ही साथ वो अधिकार ये भी शामिल करता है कि सरकार निर्देश दे सकती है किसी भी सर्विस प्रोवाइडर को कि आप इस तरह की जानकारी को अगले 36 घंटों में या तो रिमूव करें या इसके एक्सेस को डिसेबल करें। और कुछ लोगों को काफी आपत्ति है, लोग सोचते हैं कि सेंसरशिप का एक नया स्वरूप है। मुझे नहीं लगता। क्यों? क्योंकि अगर आप बिल्कुल खुली छूट छोड़ देंगे तो बहुत ज्यादा तो आप ये मानते हैं कि सोशल मीडिया पे भी जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है वो भी जिम्मेदारी के साथ आती है। पवन तुगल जी, आपकी इसी टिप्पणी के साथ कार्यक्रम को आज यहीं विराम देते हैं। आपका, अनुराग बत्रा आपका, आद्य आपका और रवि जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। तो कुल मिलाकर हमारे सभी पैनलिस्ट ये मानते हैं कि साइबर सिक्योरिटी जो है वो एक बड़ा मुद्दा है, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बात करें या भारत के स्तर पर बात करें। भारत के लिए चुनौती और बड़ी है क्योंकि अभी भारत को कानूनी तौर पर इसके लिए और तैयार होना है, तकनीक के तौर पर भी, और इसमें और निवेश की जरूरत है और इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने की जरूरत है। पर अच्छी बात यह है, हमारे पैनलिस्ट मानते हैं कि भारत सरकार के स्तर पर इस बात का रियलाइजेशन है और भारत सरकार इस पर गंभीर है। इसी टिप्पणी के साथ देश देशांतर को आज यहीं विराम देते हैं। कल इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार।